हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस सर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम फिगर ऑफ स्पीच के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं। अभी तक हमने फिगर ऑफ स्पीच के 2 सेशन कंप्लीट किए हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन के साथ टोटल 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और इन क्वेश्चंस से ये उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। Let's start our journey with question number 101. First question, identify the simile. Simile को identify करना है। The following choices, जो ये choices दी गई हैं। Your face is as a book where men may read strange matters. देखिए, बड़ा आसान है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें as या लाइक का यूज किया जाए वो सेंटेंस हमारा सिमिली के अंतर्गत आता है, यानी उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो सिमिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है वेयर वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस इन पर्सनैलिटी, जहां पर हम बुद्धिमत्ता को, पर्सनैलिटी को टू इन एनिमेट थिंग्स में एस्क्राइब करते हैं। तो आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल हमें उसका आइडेंटिफाई करना है। A new thought has suddenly struck me. Who is my neighbor? Can owner's voice provoke the silent dust? यहाँ पे देखिए, can owner's voice, honor क्या है? सम्मान। और यहाँ सम्मान क्योंकि निर्जीव होता है, उसके बावजूद हमने वॉइस जो कि सजीवों की पहचान होती है उसको यूज किया है, और कह रहे हैं कि क्या सम्मान की आवाज से प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, ये सोती हुई जमीन उठ खड़ी होगी या संघर्ष करेगी, है ना। तो जो हमारा सी ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। 103 में आते हैं। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। फिर से पर्सोनिफिकेशन के ही एग्जाम्पल देखने। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, ए ऑप्शन ही है। फ्लैटरी सूद करेंगे, फ्लैटरी जो है वो सांत्वना देती है या शांत करती कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, डेथ के ठंडे कानों को, है ना। तो फ्लैटरी सूद करती है, सांत्वना देती। फ्लैटरी क्या है? इन एनिमेट यानी नॉन लिविंग है, उसमें लिविंग क्वालिटी को बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following sentence has the figure of speech called apostrophe? apostrophe इनमें से किसमें है? तो देखिए, ये ध्यान रखना है अपने को कि जब कोई सेंटेंस हमारे सामने आ जाए और उसमें किसी वस्तु को, किसी थिंग को या किसी पर्सन को, और पर्सन कैसा होना चाहिए, या तो वो डेड होगा या फिर एब्सेंट होगा, उसको जो है पुकारा जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है। तो उस कंडीशन में वो जो सेंटेंस होगा हमारा वो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में होगा। चलिए देखते हैं। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, नहीं। पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, ये अच्छा है। ये है हमारा पैट्रियोटिज्म। पहले देशभक्ति को एड्रेस किया गया और फिर कहा गया व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, तुम्हारे नाम से कितने कुख्यात काम किए जा रहे हैं। मतलब देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे पूरी दुनिया में देखा जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमोटोपिक? इनमें से कौन सा शब्द ओनोमोटोपिक है? कैरी मतलब ले जाना है, फियर मतलब भय है, बियर मतलब भालू हो सकता है, जन्म देना हो सकता है, सहन करना हो सकता है, कई मीनिंग होती है इसकी। बग जो शब्द है वो हमारा क्या है? ओनोमोटोपिक है, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी आवाज की बात की जाए। 106. The statement namely happiness is but an occasional episode in the general drama of pain, इसमें होगा हमारा मेटाफर, क्योंकि happiness is but an occasional episode in the general drama of pain। happiness जो है ना, मतलब ये समझिए आप पहले कि कोई ऐसी तुलना जिसमें आपका एज या लाइक या सो ना दिया हो, वो मेटाफर होता है। सिमिली की तरह ही वो सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन उसमें ये सारी चीजें नहीं लगी होंगी। जैसे एक और एग्जांपल देखिए। राणा प्रताप वाज द लॉयन ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप की तुलना जो है वो की गई है लॉयन से, ऐसे लाइक नहीं दिया है। ही इज नाउ इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, अब उसकी जिंदगी की तुलना जो है इवनिंग से की गई है। जैसे शाम ढलता है उसे आदमी की जिंदगी ढल जाती है।
ऐसे ही इसमें जब देखेंगे आप, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस की तुलना जो है वो ओकेजनल एपिसोड से की गई है, लाइक एन ओकेजनल एपिसोड। ठीक, चलिए, उम्मीद है बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड resembles the sound it denotes the figure of speech। ओनोमाटोपोइया, जब किसी शब्द का साउंड उसी साउंड को, उस शब्द के साउंड को अर्थ में यूज किया जाए तो वहां पर ओनोमाटोपोइया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? द रेपिटेशन of vowel sounds in the sequence of nearby words is called assonance। अगर यहाँ पे इलिट्रेशन होता, एसोनेंस ना होता, तो फिर इलिट्रेशन भी हम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड सिमिली का दूसरा नाम क्या है? मेटाफर। मेटाफर इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड सिमिली। जैसे ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल, अब यहाँ पर ही इज लाइक अगर लगा दें तो ये सिमिली हो जाएगा, और अगर लाइक का यूज नहीं किया जा रहा है तो वो क्या है? मेटाफर है। लव इज स्पाइस ऑफ लाइफ। जिंदगी जो है वो एक, सॉरी, प्यार जो है जिंदगी के एक मजे की तरह है, स्पाइस ऑफ लाइफ आनंद की तरह है। तो लव और स्पाइस इनकी तुलना की गई है। अब यहाँ पे हो सकता था, क्या हो सकता था कि लव इज लाइक स्पाइस ऑफ लाइफ, लाइक लगेगा तो सिमिली, लाइक नहीं लगेगा लेकिन तुलना हो ही रही है तो मेटाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110, सॉरी 110, व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अभी अपन ने बात करी थी कि जब हम किसी डेड या एब्सेंट व्यक्ति को संबोधित करें या किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को या किसी विचार को संबोधित करें तो वहां पर एक एपोस्ट्रोफी होता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। मिल्टन, दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें अभी भी होना चाहिए। ये किसने कहा था भाई मिल्टन के बारे में? आंसर वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसमें कहा था? लंदन 1802 में। ठीक है, सनट का नाम है। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। अगला एग्जाम्पल क्या है? फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेल्टी को संबोधित किया गया है और ये लाइन कहाँ की है? हेमलेट की है। किसने लिखा है ये लिखा है हमारे विलियम शेक्सपियर ने, और ये लाइन कहता भी कौन है? हेमलेट, और प्ले भी हेमलेट ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा होगा। What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently? क्या होता है भाई? आयरनी होती है। कहते हो यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो, है ना? तो यहाँ पर जो स्मार्ट उसको कहा जा रहा है, इसमें आयरनी है, क्योंकि है नहीं वो। किसी काम में कुछ, कोई काम मान लीजिए व्यक्ति को दिया, वो उसमें फेल हो गया, अब आप कह रहे हैं यार तुम बहुत स्मार्ट हो, तो जो ये स्मार्ट शब्द है ना, इसमें आयरनी है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। और कह तो रहे हैं कि हाँ आप स्मार्ट हैं, लेकिन उसके साथ में क्या चल रहा है कि वो जो स्मार्ट शब्द इन्होंने यूज किया है, वो स्मार्ट जो शब्द है असल में फूल के सेंस में यूज किया है। किसके सेंस में? फूल के सेंस में। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man। ये बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्पीच है एंटोनियो की। किसमें है? जूलियस सीजर में। ये जो स्पीच है हमारी, ये है जूलियस सीजर में। कई सारे फैक्ट हैं इसके, अपन डिस्कस कर लेंगे। CAESAR, जूलियस सीजर। और ये जो स्पीच है, ये स्पीच दी जाती है एंटोनियो के द्वारा। ये स्पीच कब दी जाती है? ये फ्यूनरल से पहले किसके, या फ्यूनरल से पहले कह दीजिए, या मर्डर के बाद किसके? जूलियस सीजर के। प्ले का नाम जूलियस सीजर, कैरेक्टर का नाम जो मरा है वो जूलियस सीजर ही है। और इसमें एंटोनी जो है वो क्या? एंटोनियो, एंटोनियो नहीं, एंटोनियो तो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। एंटनी होगा ये। क्या होगा भाई? एंटनी होगा, एंटनी। और एंटनी कहता है कि ये, ब्रूटस कहता है कि ही, देखिए यहाँ पर जो ही का यूज हुआ है ना, ये यूज हुआ है जूलियस सीजर के लिए। एंटोनी कहता है कि, ब्रूटस कहता है जूलियस सीजर एम्बिशियस था, लेकिन ब्रूटस क्या है? एन ऑनरेबल मैन है। क्योंकि कह रहा है मैं जानता हूं कि जूलियस सीजर ऐसा आदमी था
कि जिसको किसी दूसरे आदमी की परेशानी देखकर बड़ा दुख होता था, वो कई एक कैदियों को छुड़ा करके रोम लेके आया। उसने जो है अपनी विल जो लिखी उसमें हर एक रोमन को कुछ ना कुछ ने दिया, लेकिन कह रहा है उसके बाद भी ब्रूटस कहता है कि सीजर वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो ये स्पीच सुनिए उसकी, बड़ी अच्छी स्पीच है। वो एक्टर है, नाम उसका नहीं ध्यान कर पा रहे हैं, उसको हम अक्सर सुनते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग, और लगा नहीं कि आप जो है वो एक्टिंग कर रहा है, लग रहा है ही इज रियल एंटनी ऑफ जूलियस सीजर। क्वेश्चन 112 112 व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है? देखिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। इस छोटे से हाथ को अरब के सारे परफ्यूम मिलकर के भी स्वीटन, मधुर नहीं बना सकते हैं, यानी इसकी गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है भाई, हाइपरबोल है। बहुत लंबी लंबी बात छोड़ दी है। ये लाइन जो है मकबेथ की है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, और एग्जांपल देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। ब्लड, बैटल में, युद्ध में खून की नदियां बह गई। ये भी हमारा क्या है, हाइपरबोल है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। हियर गे इज एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। ये जो गे है ना, ये खुशी बता रहा है कि बेलिंडा जो दुनिया की सबसे दुखी औरत है वो तो हंस रही है, लेकिन जो पूरी दुनिया है वो कैसी है? एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे स्माइल्ड एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। हाँ, तो करेंगे बेलिंडा जो कि सबसे दुखी औरत है वो मुस्कुरा रही है, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और पूरी दुनिया जो है वो खुश है, हैप्पीनेस, गे हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 पैराफ्रेसिस व्हिच इज राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच और राइटिंग इज आल्सो नोन एज सर्कमलोक्यूशन। एक और हम, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, पिछले सेशन में अपन ने बात करी थी कि जब किसी बात को हम घुमा फिरा कर कहें, सीधे मुद्दे पर ना आए, तो वहां पर पेरिफ्रेसिस होगा या फिर सर्कमलोक्यूशन होगा। सर्कम से आप समझिए सर्कल, जो कि कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है ना। तो गोल गोल बातों को घुमाना वो सर्कमलोक्यूशन या पेरिफ्रेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड इज इलिटरेशन होगा। यहाँ पे देखिए, इलिटरेशन। एसोनेंस की नहीं, एसोनेंस में वोवेल साउंड आते हैं और इलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं, ठीक। तो इसमें वही कहा है, सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड। अगल बगल के शब्दों में सेम लेटर आ जाए या सेम साउंड आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इलिटरेशन कहलाता है। रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स कह दीजिए। वो एग्जाम्पल दिया है क्या, ये देखिए, ऑल एलोन, ऑल एलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। देखिए यहाँ ए ए ए ए ए, फिर ए, इसको खैर नहीं मानेंगे क्योंकि एक लाइन खत्म हो गई। यहाँ पर डब्ल्यू और डब्ल्यू, ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। अच्छा, एलोन पूरा शब्द है, ये भी पूरा शब्द है, ये भी पूरा शब्द है, बार बार एक ही दो शब्द रिपीट हुए, फिर ऑल रिपीट हुआ, फिर वाइड वाइड रिपीट हुआ, तो ये इलिटरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस। मर्डरस, खूनी, इनोसेंस क्या है, इनोसेंस मतलब निर्दोष, खूनी निर्दोषता कह दीजिए। ऑक्सीमोरन होता है, क्यों होता है? ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन है कि जब कोई दो कंट्रेरी टर्म्स को आप अगल बगल रख दीजिए, जैसे स्वीट पेन, स्वीट पेन, मीठा मीठा दर्द, ये आपका क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। स्वीट मीठा, पेन दर्द, है ना। इसी तरह से जब कोई दो लिटरेरी सॉरी टर्म कंट्रेरी हो आपस में और अगल बगल रखे होंगे तो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन द फिगर ऑफ स्पीच ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। क्या है, सिमली है। क्यों है भाई, ये देखिए, लाइक दिया है, सिमली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम, मेटाफर है। अब उसको देखिए इस तरह से लिख करके, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइक लगाइए, सिमली हो रहा, लाइक हटाइए तो क्या बच रहा, मेटाफर, बिकॉज मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 118 में आते हैं अपन। द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स। डेथ निर्जीव है, जबकि वो आदमी की जान निकालती है,
हिज आइसी हैंड्स, अपने ठंडे ठंडे हाथों को राजाओं पर भी धरती है, यानी राजाओं की भी जान निकालती है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। डेथ निर्जीव है और उसके हाथों की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एग्जाम्पल देख लीजिए। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, हंसी ने उसकी दोनों साइड्स को पकड़ रखा, इसे मुस्कुराते हैं ना। इन सेक्शन स्ट्रेंथ दैट अबे फ्राउंड, इन सेक्शन स्ट्रेंथ, सेक्शन की ताकत में अबे जो है फ्राउंड, वो गुर्रा रहा है। प्राइड गोथ फॉर, प्राइड गर्व जाता है, ये सब चीजें जब नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेपिटेशन ऑफ सेम सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड, ये भी इलिट्रेशन है। क्या होगा? इलिट्रेशन होगा। देखिए ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका। हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड, एच रिपीट हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120। A statement that appears self-contradictory but that reveals a kind of truth, कोई ऐसा जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी तो लगे लेकिन उसमें कोई ना कोई सच भी छुपा हो, वो हमारा पैराडॉक्स होता है। ठीक है, देखिए क्या है। देयर इज नो वन सो पुअर एज अ वेल्दी माइजर, उतना गरीब तो कोई हो ही नहीं सकता जितना कि एक अमीर कंजूस होता है। सही बात है। ही दैट लूजेथ हिज लाइफ शैल सेव इट, जो अपनी जिंदगी को खोता है वो उसे बचा लेता है, वो बचा लेगा, ऐसा मतलब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, करेंगे अगर मैंने तुम्हें एक बार कह दिया, बता दिया, तो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें 10 लाख बार बता दिया। ठीक है, तो ये क्या है? हाइपरबोल। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया अपन ने पहले डिस्कस किया था। 122 देखिए। ए स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ड, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कम कहता हो जितना उसमें छिपा हुआ हो, तो वो क्या होता है? अंडर स्टेटमेंट। इसी को मायोसिस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मायोसिस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मायोसिस को और क्या कहते हैं, तो मायोसिस को अपन अंडर स्टेटमेंट कहते हैं, या अंडर स्टेटमेंट को मायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीथीसिस, यहाँ बेस्ट का वर्स्ट से क्या हो रहा है? तजाद हो रहा है, मतलब विरोध दिखाया जा रहा है, तो इसलिए ये एंटीथेसिस होगा। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। डिवाइडेड वी फॉल, और अगर हम बट गए तो क्या होगा? फिर हम गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे। 124। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, ये भी क्या है? हमारा एंटीथीसिस है कि लव मैरिज इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। आइडियल और रियल ये दोनों आपस में कंट्रेरी है, तो ये एंटीथीसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स गो टू बेड नाउ, चलो अब बेड में चलते हैं, यानी सोने चलते हैं। सोने के लिए क्या यूज किया गया है? स्लीपिंग के लिए यूज कर लिया है इन्होंने बेड, तो ये क्या होगा? मेटोनमी, अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, ग्रे हेयर में बी यूज्ड, जैसे ग्रे हेयर आप कब यूज कर सकते हैं? किसी बूढ़े को कहने के लिए कि आई हैव मेट एन ग्रे हेयर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमर इज द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज, मेटाफर होगा। ह्यूमर इज लाइक द शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, यानी ह्यूमर की जो तुलना है वो शॉक से की गई है, शॉक है ना, शॉक ऑब्जर्वर से, विदाउट यूजिंग एज और लाइक, तो ये हमारा मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्निंग एन अलार्म क्लॉक चेंज्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, ओनोमाटोपोइया। बर्निंग मतलब आवाज से रिलेटेड है, ओनोमाटोपोइया होगा। 128। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज क्या होगा? एपिग्राम होगा, कोई एक कहावत हो, है ना। देखिए क्या है? एपिग्राम इज अ पिथी सेइंग और रिमार्क, ये एक छोटी सी कहावत है। एक्सप्रेसिंग एन आइडिया, जो एक विचार को प्रदर्शित करती है, इन अ क्लेवर, एक चालाकी भरे, अम्यूजिंग और आनंदमयी तरीके में। मैन मैन विल बी मैन, बॉयज विल बी बॉयज, ये आपका एपिग्राम है। ये आपने कई जगह लिखा देखा होगा, लेकिन शायद आपको ये पहली बार पता चला होगा कि इस तरह के जो भी सेंटेंस मिलेंगे आपको ना, वो सारे किसमें होते हैं? एपिग्राम में होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, एपिग्राम।
जितनी जल्दी द मोर हेस्ट, जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही स्पीड कम होगी। ये भी एपिग्राम है। एनी विटी इंजीनियस, खैर वही बात है कि कोई एक इंजीनियस या फुल ऑफ जीनियस से भरी हुई कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ एक्सप्रेशन पास्ड अवे फॉर डाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म। जब किसी बुरी बात के लिए किसी अच्छे से शब्द का यूज किया जाए तो उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फेथफुल अनफेथफुल, यहाँ देखिए दो कंट्रेरी शब्द जो है वो आस पास रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीमोरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है। 132 में क्या बात की गई है देखते हैं। A figure of speech in which two terms opposite in meaning, a figure of speech two terms opposite in meaning, ये भी आपका क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। ठीक है, साइड बाय साइड प्लेस्ड रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, the figure of speech in which we ascribe intelligence and personality to inanimate things is known as, ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि जब हम किसी नॉन लिविंग या निर्जीव चीज में कुछ बुद्धिमानी की या पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? apostrophe किसमें है? अपन ने अभी डिस्कस किया था कि apostrophe वो फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी डेड या एब्सेंट व्यक्ति को, किसी आइडिया को क्या करता है, पुकारता है, एड्रेस करता है, तो वो हमारा क्या होता है, apostrophe होता है। और उसमें किसमें है, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, कि है सॉलिट्यूड तुम्हारा चार्म अब कहाँ गया, तो सॉलिट्यूड को पहले एड्रेस किया गया है, उसके बाद आगे की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। What figure of speech has been used in the following lines? O word, O life, O time, O Julius Caesar, thou art mighty yet। ये रिटोरिक है। वैसे अगर रिटोरिक के बजाय आपको एपोस्ट्रोफी दिया गया होगा तो फिर इन दोनों में एपोस्ट्रोफी भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी एट आए, जूलियस सीजर या ओ जूलियस सीजर दो आर्ट तुम हो माइटी शक्तिशाली येट, अभी भी कौन कह रहा है, ब्रूटस कहता है। कब, जब वो देखता है कि लोग जूलियस सीजर के नाम पे ब्रूटस को, कैशियस को, सिग्ना को, जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे सबको मारने के लिए तैयार हो गए, तो फिर ये शब्द कहता है कि ओ जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी एट, तुम अभी भी शक्तिशाली हो, मरने के बाद भी, मतलब ये 136 है। Which of the following words are personified? Revenge is kind, thirsty earth, swift as a wind, honest thief। देखिए, revenge is kind, ये तो आपका क्या है, ऑक्सीमोरन होगा। स्विफ्ट एज विंड ये सिमली को दिखा रहा है, ऑनेस्ट थीफ ये ऑक्सीमोरन को दिखा रहा है, तो सी जो है वो हमारा पर्सोनिफाई है कि थर्स्टी अर्थ, हम जमीन को कह रहे हैं कि वो प्यासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What figure of speech has been used in the following line? Even thus last night and now night more I lay and could win thee sleep by and stealth। apostrophe है, स्लीप को और स्टील्थ को, सॉरी स्लीप को क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है। अच्छा देखिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कभी कभी हमें इसकी पहचान दे देता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना होगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट्स इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड, ओनोमाटोपोइया, साउंड सजेस्ट्स द मीनिंग देन द फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमाटोपोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि एम्बिशन को यानी महत्वाकांक्षी लोगों को, मॉक दियर यूजफुल टॉयल उनके यूजफुल टॉयल उपयोगी काम का मॉक उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। पहले तो ये देख लेते हैं आंसर इसका, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक बात है, एम्बिशन निर्जीव होता है और कहा गया है कि एम्बिशन को उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ये लाइन है थॉमस ग्रे की इलेजी से, थॉमस ग्रे की इलेजी है, इलेजी का नाम है
एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, वहां पर उन्होंने गरीब किसानों के लिए ये बात कही है कि गरीब किसानों की मेहनत पर अमीरों को, महत्वाकांक्षी लोगों को हंसना नहीं चाहिए। बहुत गजब एलेजी है, कभी पढ़िए आप उसको तो आपको लगे, फील होगा वो जो उन्होंने लिखा है। 140 एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री। लाइज यहां पर होगा हमारा, क्या पूछा है, पन फॉर अ सेंटेंस इज यूज्ड, पन किसमें यूज किया गया है, लाई में। ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं और ये दोनों जो मतलब हैं, देखिए व्हेन वी यूज, जब हम इस्तेमाल करते हैं सेम वर्ड एक ही शब्द को इन टू या तो दो या फिर उससे ज्यादा सेंसेस में ऑर्डर टू लाफ, हंसने के लिए, तो वी एम्प्लॉय फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड पन, तो हम पन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइज मीन्स टू टेल अ लाई, झूठ बोलना भी होता है, और टू लाई का मतलब है रिमेन एब्रॉड, वहीं बने रहना, लेटना पड़ना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल लाइक टू टेस्ट। बहुत आसान हमने इसकी आपको बताई है कि नो या नॉट दिया हो और उस सेंटेंस में कोई ऐसी बात कही गई हो जो असल में सही मानी जाती हो, लेकिन उसको सही दिखाने के लिए उसको नेगेटिव में कहा जाए, एम्फेसिस डालने के लिए कि द मैन इज नो फूल, मनुष्य को क्या आप बेवकूफ समझते हैं, नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें अभी होना चाहिए किस, अच्छा पहले तो उसमें लाइन देख लीजिए, ये है एपोस्ट्रोफी। अभी हम डिस्कस करके आए कि ये जो है बात वर्ड्सवर्थ ने कही है मिल्टन के लिए, वर्ड्सवर्थ ने, और क्यों कही है, कब कही है, कहाँ कही है, लंदन 1802 सोनेट है उनकी, या टू द मिल्टन वो भी इसका नाम है, टू मिल्टन वो भी इसका नाम है। इसमें उन्होंने मिल्टन से कहा है कि मिल्टन अब तुम आ जाओ, क्योंकि इंग्लैंड के लोग जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, उन्होंने प्रकृति नेचर की चिंता करना छोड़ दिया या नेचुरली रहना छोड़ दिया है, आर्टिफिशियल उन्होंने फैशन एंड फैड्स को अपना लिया है। करेंगे तुम्हारी जरूरत है लंदन को कि तुम फिर से लंदन के लोगों को क्या करो, वापस उनके रास्ते पर लेके आओ, जैसे तुमने अपने समय में किया था। एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर ऑफ होगा भाई, ये ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, रेस्कल्स, रॉक्स, रेन, रेस। देखिए आर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलिट्रेशन है। Repetition of a sound in a sentence repeatedly is called alliteration. Next question, what figure of speech has been used in the following line, frailty, thy name is woman, apostrophe होगा। लाइन किसकी है, ये हेमलेट की है, हेमलेट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, और ये लाइन भी किसने बोली है, हेमलेट ने ही बोली है। किसके लिए, अपनी माँ के चाल ढाल को देख करके, यानी उन्हें मौत, अपने पति के तुरंत मौत के बाद क्लॉडियस से शादी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट्स द सेंस, ओनोमेटोपोइया, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred from a person to a thing, from one word to another, ट्रांसफर एपिथेट होता है ये। जैसे आपको इसके लिए एग्जांपल दिया जा सकता है, वेरी वे, वेरी वे मतलब थका हुआ रास्ता, जो उसमें चल रहा है वो नहीं थका हुआ लेकिन रास्ता थका हुआ है। ये भी आपकी थॉमस ग्रे की इलेजी है, जिसकी हमने अभी बात करी है, थॉमस ग्रे, इसकी इलेजी है, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, उसी की लाइन है कि द प्लाउ मैन फ्लोर्स हिज वेरी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, ये हमारा हाइपरबोल है, बात कहने में बड़ी वैसी है, आयरनिकल है, लेकिन बर्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलिलियम, यहाँ पर से ये हाइपरबोल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, allusion is an indirect or passing reference to some event, एक रेफरेंस की तरह जिसको यूज करेंगे वो illusion कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, a statement which may contain two or more meanings
ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक से ज्यादा मीनिंग हो वो तो हमारा एम्बिग्यूटी कहलाता है। एम्बिग्यूटी मतलब समथिंग हैज टू मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ लाइक एज। ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो चीजों की तुलना की जाए बिना एज या लाइक के शब्दों का इस्तेमाल किए तो वो मेटाफर होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए हमारे तीनों सेशंस को मिला करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए कि जब भी पेपर होगा यूपीटीजीटी, पीजीटी या जो भी हमारा एचटेट, एमपीटेट, एचटेट वगैरह है तो हम उसमें एक सीट लेकर ही दम देंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि संघर्ष इज द श्योरिटी ऑफ सक्सेस। की जो संघर्ष है ना वो हमारी सफलता के लिए श्योरिटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।